हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप लोग के बीच एक बार पुनः आ चुके हैं, है ना। और आज हम लोग एक बार पुनः क्लास करेंगे। कतई जहर वाले प्रश्न की क्लासेज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। 2-3 रोज से क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पर, लेकिन आज हम जो क्लास कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ अब आपके बीच दिखेंगे। सारे विषय का जितने भी 6 सब्जेक्ट है बीटीएससी एएनएम में जो पूछे जाएंगे सभी प्रश्न एक साथ अब आपको यहाँ से दिखने वाले हैं। इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लासेज अब आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हो, अब आप लोग मोबाइल नंबर नोट करिए और ये नोट करके मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लास के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और अभी भी वक्त है, आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पुनः मैं लिख देता हूँ, क्लास का फी के लिए टेंशन ना ले, ठीक है। क्लास का फी में डिस्काउंट हो जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग बिल्कुल तरीके से क्लासेज करिए या फिर घर बैठे पीडीएफ लेकर के पढ़िए। बेहतरीन क्वेश्चंस के सिलेक्शन का पीडीएफ अब आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ से। तो चलिए क्लास को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे की तरफ किस किस टाइप की कैसे कैसे प्रश्न हम लोग को देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पॉजिटिव वास्केट इसका संकेत है। अब पॉजिटिव वास्केट जो होता है ये किस चीज़ का संकेत होता है, ये आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। सभी सब्जेक्ट से एकदम कतई जहर वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। हल्के हल्के प्रश्नों के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आपके एग्जाम फंस सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन है अल्प कैल्शियम रक्तता, अति कैल्शियम रक्तता, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपर कलेमिया, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा पॉजिटिव वास्केट यहाँ पर इसका संकेत है। तो दोस्तों, पॉजिटिव वास्केट का संकेत क्या है? तो पॉजिटिव वास्केट का जो संकेत किएगा तो अल्प कैल्शियम रक्तता है, अल्प कैल्शियम रक्तता है। अब देखिए, ये अल्प कैल्शियम रक्तता यानी कि पॉजिटिव वास्केट में होता क्या है? पॉजिटिव वास्केट एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। इसका लक्षण होता है अल्प कैल्शियम रक्तता, यानी कि कैल्शियम रक्तता है उसकी यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होते हैं। अल्प कैल्शियम जिनको कैल्शियम बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इस टाइप के व्यक्ति के चेहरा जो होता है ना, चेहरा की जो तंत्रिका होती है, चेहरा की जितने भी तंत्रिका होती है वो क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। याद रखेंगे, चेहरा की तंत्रिका क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः बात करिएगा तो अल्प कैल्शियम रक्तता से नाक, ठीक है, नाक और होंठ की बात करिएगा, नाक और होंठ की बात करिएगा, तो इसकी तंत्रिका जितने भी होते हैं ये बिल्कुल रूप से संकुचित यानी कि सिकुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया वाले आंसर है, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चंस करके दिखाइए। आगे वाले प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? अब यहाँ पर कह रहा है एनीमिया का कारण नहीं है, ये बारे में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर स्राव का मतलब होता है ब्लीडिंग। स्राव का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग, ठीक है। स्राव का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। तो याद रखेंगे यहाँ पर ब्लीडिंग, स्राव मतलब ब्लीडिंग। दूसरा है पुराना मतदानांक, एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग, आंतरिक कारक की कमी। चलिए बताइए फटाफट कौन सा एनीमिया का कारण नहीं है? चलिए बताइए फटाफट बताइए क्या इसका आंसर होंगे, ठीक है। नहीं पूछा है, देखिए नहीं पूछा है तो एनीमिया का कारक स्राव होगा। ये ब्लीडिंग इसमें नहीं होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। बाकी बात करिएगा तो पुराना मतदानांक, एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग, आंतरिक कारक की कमी, ये सारे एनीमिया के कारण होते हैं। याद रखिएगा एनीमिया B12 नामक विटामिन के कमी से भी होते हैं और B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन भी इसका रासायनिक कोबालामिन, ठीक है, कोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसी B12 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी भी होते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे हम लोग अगर चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं तो ये याद रखेंगे एनीमिया के बारे में, ठीक है। पुराना मतदानांक, एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग, आंतरिक कारक की कमी, ये एनीमिया के कारण होते हैं और ये ब्लीडिंग अनीमिया के कारण नहीं होते हैं।
ये B12 की कमी से होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। आगे वाले प्रश्न बताइए, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है कौन सा? हाइपोकैलेमिया की, हाइपरट्रेमिया की, या फिर हाइपरकैलेमिया की, या फिर हाइपोनेट्रेमिया की किसका यहाँ पर पोटेशियम बॉन्ड दिए जाते हैं? ठीक है, मरीजों को कौन सा पोटेशियम बॉन्ड दिए जाते हैं? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी याद रखना, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जब बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाता है, जब बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाता है तो हाइपरकैलेमिया यहाँ पर हो जाते हैं। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? हो जाते हैं। जितने गुर्दे द्वारा, जो गुर्दे होते हैं ना, किडनी, तो गुर्दे द्वारा क्या होता है ना, गुर्दे द्वारा पोटेशियम, जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं, पोटेशियम निकल जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं। तो जब ये निकल जाते हैं तो इसी दौरान क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, यहाँ पर हाइपरकैलेमिया नामक बीमारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, पोटेशियम बॉन्ड दिए जाते हैं हाइपरकैलेमिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम की कमी होने से हाइपरकैलेमिया नामक बीमारी यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। पोटेशियम बॉन्ड यानी कि पोटेशियम को के से भी डिनोटेड हम लोग यहाँ से करते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न करते हैं। आगे वाले प्रश्न, गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता तथा उपचार में वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण हैं? देखिए, आप लोग को लगता होगा ना बहुत लंबा लंबा और अजीब अजीब टाइप के प्रश्न है, इसलिए लगता होगा कि आप लोग बहुत दिन से क्लासेज नहीं किए होंगे, बस इजी प्रश्न के चक्कर में होंगे, इसलिए आप लोग को लगता होगा कि ये प्रश्न हार्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लेवल है आपके एग्जाम का, उस लेवल को तो देखना ही होगा ना। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता, उपचर्म वसा, ये अपक्षय, ये किस रोग की लक्षण है? क्वासिकोर, बेरी, एस्कर्बी, मेरेस्मस, किस रोग की लक्षण है? जल्दी से ये बताइए। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, ये किस रोग की लक्षण है? देखिए, गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता, उपचर्म वसा का अपक्षय, ये जो है मेरेस्मस रोग की कमी का एक लक्षण है। किस रोग की? मेरेस्मस रोग की कमी का एक लक्षण है। देखिए, भोजन जो हम लोग करते हैं ना, भोजन में अगर यहाँ से बात करिएगा, ठीक है, भोजन में अगर यहाँ से प्रोटीन, किसकी? यहाँ पर याद रखना, भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी, ठीक है, अगर इन दोनों की कमी हो जाते हैं, प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाते हैं, तो मेरेस्मस नामक रोग यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी एस्कर्बिक विटामिन सी से, बेरी विटामिन बी से यहाँ पर होते हैं, क्वास्कर विटामिन डी से यहाँ पर होते हैं। और ये आपके यहाँ पर समझिए, प्रोटीन की कमी अगर भोजन में हो जाते हैं या फिर कैलोरी की कमी हो जाते हैं, तो आपके यहाँ पर मेरेस्मस रोग यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर मेरेस्मस रोग हो जाते हैं तो बच्चों में वृद्धि रुक जाते हैं। बच्चों जो बढ़ते रहता है, इस बच्चों की वृद्धि यहाँ पर क्या होते हैं? रुक जाते हैं, वृद्धि यहाँ पर रुक जाते हैं। तो मेरेस्मस इस तरह से होते हैं, ये याद यहाँ से रखेंगे। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और याद रखना थोड़ा सा। ये जो रोग होते हैं सामान्यतः 1 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे जो होते हैं, 1 साल तक के बच्चे में ये मेरेस्मस बीमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। इसमें दुबला बच्चा दुबला हो जाता है, शरीर, आँख यहाँ पर बात करिएगा तो उसमें आँख में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी चीज़ यहाँ पर होते हैं। तो याद रखेंगे मेरेस्मस रोग के बारे में, ये सब बच्चों की वृद्धि रुक जाना, 1 साल तक के बच्चों में होना, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होगा, तब जाकर के ये रोग आप लोग को होंगे। तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। इस तरह से पढ़िए ना कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखते ही सारे क्वेश्चंस का आंसर आप करने लगोगी। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, क्लास ज्वाइन करिए, पूरी डिटेल्स में कहानी को समझिए और आप लोग फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंप्लीट क्लास के बारे में जानकारी, टेस्ट वेस्ट जितने भी है सब कुछ यहाँ से कर सकती हो। ठीक है, आगे वाले प्रश्न है, हाइपरकैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? अब आपको ऊपर पढ़ा है ना, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम की कमी से यहाँ पर होते हैं। अब इसके जो उपचार करेंगे, ये जो रोग हो जाएगा, तो कौन सी दवा का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे? कैल्शियम का
एंट्रोपिन सल्फेट का, सल्ब्यूटामोल का, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का? एक बार आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए बताइए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, हाइपरकैलेमिया का जो उपचार यहाँ पर होता है ना, इसमें एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये एक टाइप का इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये उपयोग नहीं करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो एट्रोपिन सल्फेट जो होता है ना, ये अगर हृदय की गति कम हो गया, ठीक है, हृदय की गति अगर यहाँ पर कम हो गया, हृदय की गति अगर कम हो जाता है तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो हृदय की गति या फिर वैडिकॉर्डिया कहिए, या फिर हृदय गति को कम होने की स्थिति में एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। बाकी बाबू 3-4 और बच गया, कैल्शियम सल्ब्यूटामोल या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब जो दवा है ये हाइपरकैलेमिया जो पोटेशियम की कमी से होते हैं, इन बीमारियों में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपके लिए जो मैं कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, जो दवा है उस चैप्टर को भी इंक्लूड किया हूँ, रोग है उस चैप्टर को भी इंक्लूड किया हूँ। तो सारे चैप्टर अब आपको धीरे धीरे दिखने को मिलेंगे और एकदम मैराथन क्लास है, सभी प्रश्नों के आंसर आपको एक साथ दिखने को यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया के उपचार में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर नहीं किया जाता है, नहीं तो एंट्रोसल्फेट नहीं किया जाता है। बाकी कौन कौन किया जाता है? तो कैल्शियम सल्ब्यूटामोल, उसका बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन सभी दवाओं का नाम हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हाइपरकैलेमिया के बारे में। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे वाले प्रश्न क्या है? आँख की इरोगेटिंग, ठीक है, आँख की इरोगेटिंग सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? आँख की इरोगेटिंग केक सॉल्यूशन का तापमान यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो 98 से 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए आँख की इरोगेटिंग केक सॉल्यूशन का तापमान, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखना, सीधे 98 से 100 यहाँ पर होते हैं फ़ारेनहाइट में। किस में? फ़ारेनहाइट में होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसे काम करता है? अब हमारे बॉडी में कौन सी संरचना है जो टेलीफोन के तार कैसे कनेक्ट रहता है, इसी तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए। मांसपेशी, तंत्रिकाएं, धमनी, शिराएं। चलिए जल्दी से बताइए। हम आपको डिटेल्स में पूरी क्लास ऐप पर पढ़ा देते हैं, आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, है ना। पूरी डिटेल्स क्लास तो आप लोग ऐप पर कर लेते हो ना, जो पेड क्लास यहाँ पर पढ़ते हो, इसीलिए बोलते हैं कि डिटेल्स आप लोग को क्लास ऐप पर भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरी बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर आप लोग नोट करके रख लीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग पूरी जानकारी ले सकती हो। 8789694229। PDF अगर लेना चाहती हो तो सिर्फ PDF लेके घर पे बैठ के भी पढ़ सकती हो, दोनों में से कोई भी कर सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए टेलीफोन के तार जैसे कौन सी कार्य करते हैं? तो तंत्रिकाएं, जितने भी तंत्रिकाएं हैं ये क्या होता है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे टेलीफोन में क्या होता है, एक टेलीफोन यहाँ है, एक टेलीफोन यहाँ, एक यहाँ, तो तार इसमें कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से तंत्रिकाएं क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसे काम करते हैं? तो तंत्रिकाएं काम करती है। कौन काम करते हैं? तो तंत्रिकाएं यहाँ पर काम करते हैं। इस तरह हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तंत्रिका का कार्य क्या होता है। तंत्रिका, अब देखिए ये जो तंत्रिका होते हैं ना, ये तंत्रिका यहाँ पर बात करिएगा तो यहाँ पर जो तंत्रिका का जो कार्य होता है, जो संवेदी तंत्रिका होता है, जो संवेदी यानी कि जो कार्य करने वाले जो तंत्रिका होते हैं ना, ये तंत्रिका दूसरे भाग तक संवहन करते हैं। शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक संवहन करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग बात करिए तो नाक, कान, आँख, मुंह सब जगह इसका यहाँ पर संवेदी अंग होते हैं, इसीलिए एक टेलीफोन की तार की तरह यहाँ पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे वाले प्रश्न करिए। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षी झिल्ली कौन सी है? और जो मस्तिष्क होते हैं, जो ब्रेन होते हैं, यहाँ पर ब्रेन होते हैं, और रीढ़ की जो यहाँ पर हड्डी होते हैं, बीच वाला जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, इनको ढकने वाला संरक्षी झिल्ली कौन सी होती है? पेरिटोनियम, मस्तिष्कावरण, पेरिकार्डियम, उसका तो फुफ्फुस आवरण, ठीक है, फुफ्फुसा आवरण। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, मस्तिष्कावरण, पेरिकार्डियम,
फुफ्फुसा आवरण, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए क्या इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होंगे। तो अगर बात करेगा तो मस्तिष्क का आवरण होते हैं, जो मस्तिष्क और रीढ़ की झिल्ली को क्या करते हैं, यहाँ से ढक करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक तो पॉइंट और का। देखिए बहुत अच्छा है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की यहाँ जो बात करिएगा, इसको 3 आवरण ढक करके रखते हैं। कितने आवरण, तो 3 आवरण ढक करके रखते हैं। ठीक है, 3 आवरण ढक करके रखते हैं चारों तरफ से। अब यहाँ पर आप लोग बात करिएगा कि 3 आवरण कौन कौन सा होता है। तो ड्यूरामेटर, एक होता है ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर थोड़ा सा आप लोग गंभीर तरीके से पढ़िए। ठीक है ना, यहाँ पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को 3 तरीके से। तो पहला क्या हो गया, ड्यूरा। क्या होता है पहला, ड्यूरा यहाँ पर याद रखना है, ड्यूरामेटर। ठीक है, पहला ड्यूरामेटर होता है। दूसरा अगर आप लोग बात करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सख्त सफ़ेद रेशेदार संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करिएगा एराचौड। ठीक है, यहाँ पर बात करिएगा तो एराचेनाइड। ठीक है, एराचेनाइड। और तीसरा बात करिएगा तो तीसरा यहाँ पर बात करिएगा तो पियामेटर। तीसरा क्या होता है, पिया। ठीक है, पियामेटर। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पहला ड्यूरामेटर, उसके बाद एराचेनाइड और तीसरा पियामेटर। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर ढक करके रखे रहते हैं चारों तरफ से, जिससे हम लोग मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना। 1-2 पॉइंट और आप लोग याद यहाँ पर रख सकते हो। आंत होता है ना, आंत। अब आंत को कौन सा यहाँ पर ढक करके रखते हैं, झिल्ली, तो पेरिटोनियम याद रखना। ठीक है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम होता है, इसको ये लिखो, पेरिटोनियम। आंत को ढक करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। फेफड़ा को कौन ढक करके रखता है, फेफड़ा को, तो फेफड़ा को जो ढक करके रखते हैं ना, फुफ्फुसा आवरण। कौन सा, ये जो फुफ्फुसा आवरण यहाँ पर देख रही हो, यही फेफड़ा को ढक करके यहाँ से रखते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना। ये पेरिटोनियम किसको, तो आंत को यहाँ से ढक करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये एक और बचिया, इसको क्यों छोड़ेंगे, तो पेरिकार्डियम हृदय को ढक करके रखते हैं। हृदय को, किसको, हृदय को, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, तो आंत हो गया। ठीक है, ये तो आप लोग देख लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ये क्या हो गया, हृदय हो गया। ये क्या हो गया, तो ये फुफ्फुसा आवरण क्या हो गया, तो फेफड़ा हो गया। ठीक है, ये इन सबको ढक करके रखते हैं। ये पॉइंट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे वाले प्रश्न बताओ, निकट दृष्टि को किस रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को किसी को हो गया, चलिए अब ये बताइए, निकट दृष्टि दोष किसी को हो गया, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, तो इसमें यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, मायोपिया, प्रेसबोपिया, हाइपरट्रोमिया या फिर मोतियाबिंद। जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताइए। देखिए ये जो होता है निकट दृष्टि दोष, ये आंख से संबंधित बीमारी है और ये इसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है ना कि निकट दृष्टि दोष में जो नज़दीक के वस्तु होते हैं ना, वो साफ साफ दिखता है। नज़दीक वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना, साफ साफ दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। दूर का दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और इसे मायोपिया के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, मायोपिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अब देखिए मायोपिया का निवारण कहिएगा, इस बीमारी के निवारण तो अवतल लेंस से किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। एक प्रश्न और बता दीजिए, इसमें कहता है कि किसका उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष ऊपर में बता दिया है ना, अवतल लेंस को, किस लेंस से, अवतल लेंस से। उत्तल लेंस को दूर दृष्टिकोण, दूर दृष्टि। ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस से होता है। यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेगा तो जब बेलनाकार, जब यहाँ पर जो लेंस होते हैं तो बेलनाकार क्या होता है, जब यहाँ पर धुंधला साफ टाइप की जब आँख में दिखने लगती है तो हम लोग बेलनाकार लेंस के उपयोग करते हैं। ठीक है ना,
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अवतल लेंस हो गया आपको निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और जब बुढ़ापे में जो बीमारियां होती है तो ये बेलनाकार लेंस से हम लोग इससे क्या करते हैं, दूर करते हैं बीमारी को। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से याद रखेंगे। प्यारी सिस्टर, टाइम का बहुत ही ज़्यादा अभाव हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से सभी प्रश्नों को इंक्लूडिंग करके अब क्लास लाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास में रेगुलर 1.5-2 घंटे की क्लास होता है। ठीक है, और आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर है, PDF भी लेकर के घर पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर लगातार क्लास देंगे, समय का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए रेगुलर नहीं दे पाते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।